भूचाल आता है तो 5 मिनट 10 मिनट के बाद थम जाता है, मगर जो भूचाल 2019 5 अगस्त को आया वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप बोलेंगे कैसे? 370 खत्म हो गया, 35 से खत्म हो गया, उसके बाद दिल्ली से रोज कोई ना कोई नया ऑर्डर आता है। एक ऑर्डर जो हमारे पास, जो हम 370 की वजह से हम अपनी जमीनों के मालिक थे, हम अपनी सरकारी नौकरियों के मालिक थे, हम अपने वसाइल के मालिक थे, मगर धीरे धीरे जो दिल्ली में सरकार बैठी है वो लूट रही है उसको। हमारी जमीन से शुरुआत करके हमारी नौकरियां, हमारे नौजवानों को जो सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए थी उसमें भी हिस्सा उनको जाता है। तो इसलिए ये भूचाल रुका नहीं है, ये चल रहा है। अगर हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो खुदा ना खास्ता हम मलियामेट हो जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ ये बेरोजगार है, ये बोलेंगे इनके पास क्या इलाज है, नौकरियों का क्या इलाज है। आप अगर याद करोगे 2002 में जब मुफ्ती साहब आए तो उन्होंने तकरीबन 1 लाख रहबर तालीम टीचर लगाया, गांव गांव जगह जगह, कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास, कोई BA, कोई MA, जो गांव में रहता था वो टीचर बन गया और उसको अप्लाई भी नहीं करना पड़ा, उसके घर उसका ऑर्डर पहुंचा। चाहे रहबरी तालीम हो, रहबरी सियाहत हो, रहबरी जंगलात हो, हमने कोशिश की 3 साल के वक्त में जो कुछ मुफ्ती साहब से बन पड़ा हमने कर लिया। उसके बाद 2014 में मुफ्ती साहब ने तकरीर की और तकरीर में बोला, खुशूसमना जम्मू कश्मीर के लुकर, मुझे 40 सीटें दे दो, मैं जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकालूंगा, इस खून खराबे से निकालूंगा। मगर हमारी बदकिस्मती 40 नहीं, कश्मीर ने 25 दी, जम्मू ने 3 सीटें दी। देखिए, जब तक अमन नहीं होता, जब तक मसले कश्मीर के ऊपर बातचीत नहीं होती, जैसे आपको याद है 2002 में जब मुफ्ती साहब आए थे, वाजपेयी जी वजीर आजम थे, मुफ्ती साहब ने बातचीत शुरू करवाई, पाकिस्तान के साथ भी बात हुई, हमारे रास्ते खुले, अमन आया, मिलिटेंसी कम हुई, तरक्की शुरू हो गई, सड़कें बनना शुरू हो गए, कॉलेज बनना शुरू हो गए, बिजली मिलने लगी। तब तक तो बिजली का नामो निशान नहीं होता था। इसी तरह रोजगार मिलने लगा, मगर वो तब जब पहले मुफ्ती साहब ने अमन कायम किया। देखिए, अवाम तो जहाँ भी जाइए आप, अवाम नाखुश है, मायूस है 370 के हटने के बाद, क्योंकि उसके बाद जो हालात हो रहे हैं वो दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं। हमारी जो हकूक है उसको पामाल किया जा रहा है। हमारे नौजवानों की बेरोजगारी बढ़ रही है दिन ब दिन, 21.5% सारे मुल्क के अंदर अगर कहीं बेरोजगारी है वो जम्मू कश्मीर में है। लोगों को दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, मगर उससे ज्यादा जो लोगों को लगता है कि मरकजी सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। 370 को खत्म करके नाजायज तरीके से, गैर आईनी तरीके से जो वादे किए गए थे 1947 में, जवाहरलाल नेहरू और मुल्क के और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में जो एक मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे को तोड़ा गया। उसकी वजह से लोगों का भरोसा टूट गया, लोग नाखुश हैं। देखिए, हमारा एजेंडा है, मुफ्ती साहब का विजन बड़ा क्लियर है कि मसले कश्मीर को हल करने के लिए यहाँ के लोगों के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करना जरूरी है। रास्ते खोलने की जरूरत है। जो मुजफ्फराबाद, रावलाकोट में जो कारोबार बंद किया गया है उसको दोबारा शुरू करने की जरूरत है, नए रास्ते खोलने की जरूरत है। दोनों जम्मू कश्मीरों को आपस में मिलाने की जरूरत है। बेशक जो जमीनें हैं, जमीन को कहीं विदाउट अंडरमाइनिंग द सॉवरेनिटी ऑफ ईदर कंट्री, जमीनों का नक्शा नहीं बदल सकता है, मगर जो बीच में बाउंड्रीज है उनको खत्म कर रहे हैं। जो मुफ्ती साहब का एक सेल्फ रूल का आइडिया था, हमारे वसाइल हमारे हाथ में होने चाहिए ताकि हम उसको अपने लोगों के लिए खर्च कर सके, यहाँ की बेरोजगारी दूर कर सके। हम सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के साथ कनेक्टेड होते थे 1947 से पहले। जो सिल्क रूट जिसको कहा जाता था, जैसे करगिल अस्करदू का रास्ता खोला जाए, श्रीनगर जिंगजैंग का रास्ता खोला जाए, जम्मू से सियालकोट खोला जाए, ये सारे हमारे आइडिया हैं। मगर उससे पहले जो हमारी खुसूसी पोजीशन है उसको बहाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी पे जम्मू कश्मीर और मुल्क के रिश्तों की जो बुनियाद है वही है। जब तक वो नहीं होगा तब तक जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो सही नहीं होंगे। नहीं, देखिए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टीज जो चलती हैं, जो असली पार्टीज होती हैं, उनका एक एजेंडा होता है, उनका एक विजन होता है। उस
اس میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. جیسے ہماری پارٹی کو تو کتنے سارے لوگ چلے گئے، مگر لوگوں میں تو ہماری پارٹی، ہمارے ورکرز میں ہماری پارٹی زندہ ہے کیونکہ ہمارا ایجنڈا ہے. اس لیے میں اس بات کو کوئی زیادہ سیریسلی نہیں لیتی. لوگ آئیں گے جائیں گے، مگر جس پارٹی کے پاس ایجنڈا ہوگا، ویژن کا ایجنڈا ہے، اس لیے میں اس بات کو کوئی زیادہ سیریسلی نہیں لیتی. لوگ آئیں گے جائیں گے، مگر جس پارٹی کے پاس ایجنڈا ہوگا، ویژن ہوگا، وہ پارٹی لوگوں میں مضبوط رہے. اصل میں جو کشمیر کے جو حالات ہیں وہاں زیادہ ہمیں جانے ایکٹیویٹی کرنے نہیں دیتے ہیں. اور دوسرا، انہوں نے جو 5 سرپنچ چنے گئے، DDC ممبر چنے گئے، ان کو علاقوں میں جانے نہیں دیتے ہیں. پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو انکریج نہیں کرتے ہیں. خالی جہاں BJP کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جانے دیتے ہیں جگہ جگہ پر. جو دوسری جماعتیں ہیں، خاص کر PDP ہو، ہمیں تو کہیں جانے نہیں دیتے. میرا یہ خیال ہے کہ جو مرکزی سرکار ہے وہ جموں کشمیر میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو انکریج نہیں کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں جمود رہے. وہ بھی ایک وجہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں ہو رہی ہے. میں نے پہلے ہی بتایا، جو پالیسی رہی ہے مرکزی سرکار کی، گورنمنٹ آف انڈیا کی، خاص کر 2019 کے بعد، وہ بہت سپریشن کی رہی، بہت ظلم ڈھاتے ہیں. ابھی اخبار والوں کو پھر سے گرفتار کر لیا ہے اور کوئی عطا پتہ نہیں بتاتے ہیں ان کا. تو مجھے لگتا ہے جب کہیں ظلم زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کے خلاف لوگ کوئی نہ کوئی ریئیکشن دیتے ہیں. اور جو اس وقت جموں کشمیر میں حالات ہیں، خاص کر وادی میں جو حالات ہیں، وہ اس کے لیے آواز اٹھائی. ہم نے کسی کا نام لے کے آواز نہیں اٹھائی. ہم کہتے ہیں جتنے بھی سیاسی قیدی ہوں، دوسرے قیدی ہیں، جو ہمارے بچے ہیں جو باہر کی جیلوں میں بند ہیں، جن کے گھر والوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ جا کے ان سے ملے، ضمانت تو دور کی بات ہے، ان سب کو رہا کیا جانا چاہیے. نہیں، میں نے پہلے ہی بتایا یہ بہت غلط ہے. اس طرح عام سویلینز کو پکڑ کے لے جانا جماعت اسلامی کے نام پہ، اوور گراؤنڈ ورکر کے نام پہ، پتھر بازی کے نام پہ، یہ وہ کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. یہ تو مائنارٹیز کو بچانے میں یہ ناکام ہو گئے ہیں، فیل ہو گئے ہیں. تو اپنی فیلیئرز، اپنی ناکامیوں کا جو غصہ ہے